अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शादी असगर है। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वो है इनफर्टिलिटी का एक अहम इशू, एक अहम टॉपिक। हर फीमेल औरत के अंदर, हर जनाना औरत के अंदर बच्चादानी के साथ दो ट्यूब्स होती हैं और फिर उन दोनों ट्यूब्स के साथ दो अंडादानियाँ होती हैं जिनको हम ओवरीज बोलते हैं, और जो ट्यूब्स हैं उनको हम फिलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। जब एक फीमेल के अंदर मेच्योर फॉलिकल डेवलप हो जाता है तो वो इन अंडादानियों में से निकल कर सफ़र करते हुए, ट्रैवल करते हुए इन ट्यूब्स के अंदर दाखिल होता है। फिर इन ट्यूब्स में बच्चेदानी की तरफ से मर्द का स्पर्म आता है और वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है और एम्ब्रियो बन जाता है, यानी कि बच्चा बन जाता है। फिर इन ट्यूब्स में से ट्रैवल करता हुआ बच्चादानी के बीच में आता है, यानी कि यूट्रस में आता है, और यूट्रस यानी कि बच्चादानी के बीच में एक लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये जाके वहाँ पे फिक्स हो जाता है और फिर वहाँ से बच्चे की ग्रोथ और प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अब इनफर्टिलिटी में अक्सर फीमेल को या ज़्यादा को कह लें, इनफर्टिलिटी के कॉजेज में एक ट्यूबल ब्लॉकेज भी एक बहुत बड़ा इशू है। यानी कि अगर ये ट्यूब्स ब्लॉक होंगी तो फिर ओवम यानी कि फीमेल का अंडा और मर्द का जरासीम जो है स्पर्म, ये आपस में नहीं मिल सकेंगे क्योंकि बीच में ब्लॉकेज होगी, ट्यूब बंद होगी, बीच में दीवार बनी होगी, ये आपस में नहीं मिलेंगे। और जब ये आपस में नहीं मिलेंगे तो बच्चा नहीं होगा और इनफर्टिलिटी, बांझपन पैदा हो जाएगा इस कपल को। अब जिनके ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं उस ट्यूब्स को खोलने के लिए। यानी कि उसमें पहले एक मालूमाती टेस्ट किया जाता है, HSG, जिसको हिस्टेरोसल्फिंगोग्राम बोलते हैं। उसमें पेशेंट जो फीमेल होती है उसको कैटर इंसर्ट किया जाता है और डाई दिया जाता है। अक्सर उसमें ये ब्लॉक ट्यूब्स भी खुल जाती हैं, तो एक इलाज तो ये भी हो जाता है। फिर ऐसा भी होता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी इसमें की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है। मैं जो बात आपसे आज करने जा रहा हूँ उसमें मकसद ये करने का कि जो फीमेल्स या जो कपल्स जो हैं जो कि सर्जरीज नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई ओपन एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी ना हो, पेट ना खोला जाए और उसके बगैर इन बर्न ट्यूब्स को खोला जाए। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है डॉक्टर गौस अली शाह को। ये कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे साथ ही मुबारक सेंटर में प्रैक्टिस करते हैं और हम कंबाइन इस चीज़ का मिलकर इलाज करते हैं। अब ये किस तरह से बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के इन ट्यूब्स को खोलते हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब आप हमें बताएं। ज़रूर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, इस तरह होता है कि ट्यूब्स जब ब्लॉक हो जाती है तो इसके लिए हमारा एक स्पेसिफिक मशीन है, उसको डायथर्मी बोलते हैं। उसके थ्रू हम ये सेशंस देते हैं पेशेंट को। इसके 14 डेज सेशंस होते हैं और 14 डेज सेशन वो रेगुलर होते हैं कि डेली पेशेंट आएगा और सेशन लेगा। 30 मिनट सेशन होगा, सही है। उसके अलावा इस सेशंस में होता है कि ये जब हम डायथर्मी लगाते हैं तो इसमें डीप हीटिंग होती है। डीप हीटिंग के थ्रू जो ब्लॉकेज आई है ट्यूब्स में, फॉर एग्जांपल अगर एक ट्यूब में है तो भी ये काम करता है, अगर दोनों डुअल ट्यूब्स ब्लॉक है उसमें भी काम करता है। तो डीप हीटिंग के थ्रू ये डायथर्मी रेजेस और हीटिंग जाती है तो जो ट्यूब्स में ब्लॉकेज होती है वो उससे मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जब मेल्ट होती है तो हम फीमेल को ये कहते हैं कि वाटर इनटेक भी इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि यूरिनेशन में ये बॉडी से आउट हो जाए और आपके ट्यूब्स खुल जाए। इसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं और कंसीव हो भी जाता है। तो ये हमारा प्रोसीजर है। अगर किसी को भी इस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो इस चीज़ पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डेफिनेटली हमारे जो सुनने वाले हैं कुछ उनके सवाल भी होते हैं, वो जानना भी चाहेंगे कि ये जो प्रोसीजर है ये पेनफुल प्रोसीजर है, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है और विदाउट पेन है और पेशेंट इस पर लाइन पोजीशन में होता है, रिलैक्स, और तकरीबन सीधा लेटेगा और 30 मिनट्स का सेशन होता है। वो इसमें मोबाइल फोन भी यूज कर सकता है, रिलैक्स होके नींद भी कर सकता है, कोई इस तरह इशू नहीं है। और कितने दिन आना पड़ेगा आपके पास? 14 डेज, 14 दिन रेगुलर रोजाना। इसमें अगर एक का दिन का नागा हो जाए तो यानी नागा नहीं करना?
ایک دو دن اگر ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. 2 دن سے زیادہ اس میں چھٹی نہیں ہو رہی. اگر ریگولر ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے. ریگولر بہت زیادہ. اگر دیکھیں کوئی کپل ہوتا ہے وہ 3 دن نہیں آ سکتا تو شروع سے پھر کرنا پڑے گا ان کو، یہ پھر دوبارہ اسٹارٹ سے کرنا پڑے گا. 14 دن ریپیٹ 14 دن پڑیں گے. کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. جی. کوئی سائیڈ ایفیکٹس آپ کو لگتے ہیں اس کے؟ نہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر سسٹ وغیرہ ہو جی تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے، پھر ہم نہیں لگاتے. ہاں یہ بتائیے کون سے مریض یہ نہیں کر سکتے؟ کاؤنٹر انڈیکیشن کے کس قسم کے مریضوں کو یہ نہیں کروانا چاہیے تاکہ وہ آئیں نہ، پھر ان کو تکلیف ہی نہ ہو؟ ان مریضوں میں جس کا سسٹ وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، جن کی پانی کی رسولی جن کو بولتے ہیں، جی 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 بچہ دانی کے ساتھ بچہ دانی، ان کو یہ نہیں کروانا ان کو یہ چاہیے. نہیں کروانا وہ پھٹ سکتی ہے. پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اولڈ ایج میں نہیں کروانا چاہیے اس کو. مطلب کس ایج سے کس ایج تک؟ تقریباً 45 کے بعد نہیں کرنا چاہیے اور اس چیز کو. کتنی ایج سے آپ کے پاس آئے؟ اور 20 سے ابو 35 یعنی کہ 35 تک یہ 20 سے 40 سال کے جی بیچ جی. میں اس کے ریزلٹس ہمیں اچھے مل سکتے بہت ہیں. زبردست مل سکتا ہے. اچھا، اور کن کو نہیں آنا چاہیے؟ بس یہ 2-3. مطلب اگر کوئی ان کے پیلوک میں کوئی بیماری ہے، بچہ دانی میں بیماری ہے، یا فائبرائڈز والوں کو کر سکتے ہیں؟ فائبرائڈز والوں کو وہ Avoid پراپر کرنا کیس چاہیے. کنسرن ہو جائے اس کے بعد اپنے اس ڈاکٹر پر سے ٹائپس وغیرہ ہوتے ہیں. ٹائپس ہوتی ہیں، بالکل. بلیڈ ہونے کا بھی خطرہ ہو ہونے کا سکتا خطرہ ہے. یعنی کہ جو فیمیل پیلوس ہے، یعنی کہ وہ علاقہ جہاں پہ مثانہ ہے، بچہ دانی ہے، جی. یہ ٹیوبز انڈا دانی ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے. جی جی بالکل. 20 سال سے لے کے 40 سال تک عمر ہونی چاہیے. بالکل جی. اور اگر یہ ٹیوبز کسی وجہ سے بند ہے، بیماری صرف یہی ہونی چاہیے کہ ٹیوبز بند ہیں. ٹیوبز بند ہے. جی اس کے سر. علاوہ کوئی اور بیماری نہ ہو. جی سر. اس کے ریزلٹس ہمیں اچھے ملتے ہیں. بالکل. آپ کے کچھ کیسز میں نے سنا سکسیسفل بھی ہوئے ہیں، بہت زیادہ سکسیس. انہوں نے کنسیو کیا اس تھراپی کے بالکل بعد. جی. ٹھیک ہے. تو ہمارے سننے والے جتنے بھی بہن بھائی ہیں تو ان تک ایک تھوڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی تھی، تو میں نے سوچا، ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ ضرور اس ٹاپک پہ بات کی جائے، آپ تک اس نئی ٹیکنالوجی کو پہنچایا جائے. تو ہمارے اس میسیج کو پہنچائیں آگے، ضرورت مند تک پہنچائیں، اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ اگلے پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام.